नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, जो आज का अपडेट है वो भारत के हिमालयन रेंज को लेकर के है और इसके अलावा यूएसए के सीक्रेट सर्विस जो CIA है उसको लेकर के है। साथियों, आपको बता दें कि 1964 के अंदर एक भूल की गई थी, एक गलती हुई थी, उसकी रिपोर्ट बाहर निकल के आती है 1977 के अंदर। साथियों, 1977 के अंदर जब रिपोर्ट बाहर आती है तो भारत और अमेरिका के अंदर भूचाल आ जाते हैं। और साथियों, इसी के साथ में जो ये रिपोर्ट थी उसी को अभी प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके अंदर एक सांसद उठाते हैं इस मुद्दे को और ये वापस से सुर्खियां बनती हैं। पिछले 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर ये थी कि क्या हिमालय के अंदर परमाणु बम है, अगर परमाणु बम है या फिर कुछ उससे जुड़ा हुआ कुछ उपकरण है तो उससे कितना खतरा हो सकता है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। साथियों, भविष्य के अंदर जो हिमालयी रेंज के अंदर जो भूकंप आ रहे हैं, वहां पे जो भूस्खलन हो रहे हैं, क्या ये इनसे जुड़ रहे हैं, इनके तार, या फिर इनकी वजह से हो रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, बात हम लोग बैक से स्टार्ट करते हैं। 1939 से 1945 का एक दौर था, एक दशक था। उस दशक के अंदर अमेरिका परमाणु संपन्न देश था उस टाइम में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान त्राहिमाम मचा रखा था। जापान एकदम आक्रामक रूप के अंदर था। उसने जो अमेरिका के एक द्वीप पे आक्रमण करता है, अमेरिका इस युद्ध में आना ही नहीं चाह रहा था, पर उसको लाया गया था जबरदस्ती। जब वो आता है तो जो जापान है उसको शांत करवाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए उसके 2 शहरों पे परमाणु बम डाले जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और साथ ही इनका जो लिटिल बॉय और फेंट मैन इनका नाम था दोनों का। जब ये डाला जाता है इन दोनों शहरों पे तो इसका विकराल रूप देखा जाता है। ये मतलब अपने आप में इतना भीषण हादसे होते हैं कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो सदमे में रहते हैं और उनको फिर मालूम चलता है कि यार परमाणु भी कोई एक ऐसी चीज है कि उससे किसी देश को या युद्ध को रुकवाया जा सकता है और ये इतने घातक हो सकते हैं। साथ ही उसके बाद में पूरी दुनिया में जो जितने भी देश है उनमें होड़ मची परमाणु बम बनाने की। जब होड़ मचती है, जैसे भारत है, रूस है, चाइना है, ये पाकिस्तान है, इन सब में होड़ मचती है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, इनके अंदर। और साथ ही उस टाइम के अंदर थोड़े दिनों के अंदर सोवियत रूस भी बना लेता है। उसके बाद में साथियों जो चाइना है अपनी बगल के अंदर, वो भी परमाणु बनाने की या परमाणु परीक्षण की तैयारियां स्टार्ट करता है। और एक मुंह से तो वो हिंदी चीनी भाई भाई बोलता है, मतलब भारत और चाइना भाई भाई हैं, दूसरे मतलब वो पीठ के पीछे से युद्ध करता है। इसी के साथ में 1963 से जो चाइना है वो एक मिशन स्टार्ट करता है परमाणु परीक्षण का, और वो सीजियान इनका प्रांत है उसके अंदर स्टार्ट करता है। ये सीजियान प्रांत ऐसा है कि तिब्बत वाले इलाका है उसके अंदर है। और जब ये परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण करता है तो वो इतना घातक होता है कि जो हिरोशिमा या नागासाकी में जो परमाणु बम डाले गए थे उनसे 3 गुना खतरनाक होता है। जब ये बात अमेरिका के CI को मालूम चलता है, अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय है या रक्षा मंत्रालय का जो भवन है पेंटागन, जब वहां ये खबरें जाती हैं तो वो ये देखते हैं कि यार चाइना ऐसा कर क्या रहा है और चाइना बना क्या रहा है और कितना घातक बना रहा है और कितना भयंकर बना रहा है। तो इसके लिए वो एक कुछ लोगों की टीम चूज करते हैं, टीम सेलेक्ट करते हैं। उस टीम के अंदर 2 व्यक्ति रहते हैं, एक कार्टिज लेमे रहता है और दूसरा इनका ये बेरी विस्प रहता है। और ये लोग एक योजना बनाते हैं और योजना ये रहती है कि हम लोग कम से कम चाइना पे निगरानी कर सकते हैं। और चाइना पे निगरानी करें तो इनको ऐसी लोकेशन चाहिए थी। अब लोकेशन ऐसे हो सकता है कि किसी भी निगरानी करनी हो तो कुछ ऐसे टॉप पे आपको मचान लगा के बैठना पड़ेगा। अगर आप टॉप पे बैठोगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो ये लोग काफी जो लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर कुछ लोकेशन बाहर निकल गए, जैसे कंचनजंगा अपनी जो सबसे ऊंची चोटी है वो निकल गई, K2 निकल के आई। पर इन लोगों ने साथियों कंचनजंगा का जब प्रस्ताव रखते हैं तो भारत की जो पर्वतारोही हैं या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप इतना भार ले जाके वहां नहीं बैठ सकते। तो फिर दूसरी लोकेशन ये लोग सेलेक्ट करते हैं, वो है नंदा देवी को ये लोग सेलेक्ट करते हैं। साथियों, नंदा देवी अपने उत्तराखंड के अंदर पड़ती है और यहाँ से जैसे बोला जाता है कि अगर आप चोटी से आप शहर देख सकते हो, वैसे नंदा देवी पे अगर बैठोगे ये लगभग 25,000 फीट की हाइट पे है, 8 किलोमीटर के आसपास। तो ये 25,000 फीट की हाइट पे है तो वहां से कम से कम आधा भारत दिख जाता है, वैसे ही उधर से आधा चाइना दिख जाता है। तो ये लोकेशन इनके लिए एकदम सटीक थी कि जहां से ये लोग चाइनीज इनका जो प्रांत था उसके अंदर ये परमाणु परीक्षण करे थे उस पर निगरानी रख सके। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कंचनजंगा पे बैठेंगे और वहां से इनका जो ये प्रांत है उस पर निगरानी करेंगे। और ये वो साइट है जहां पे पहला परमाणु परीक्षण ये लोग कर चुके थे। उसके बाद में साथियों बात आती है कि इस मिशन के अंदर क्या क्या लेके जाएंगे। तो जैसे एक एंटीना था, एक केबल थी, 50 kg का इनका एक जनरेटर था। जनरेटर इसलिए था क्योंकि जो उपकरण लगा रहे थे उनको एनर्जी चाहिए या बिजली चाहिए थी कि उसको किस चीज से चला सके। तो उस टाइम एक जनरेटर लेके गए, क्योंकि रोज रोज तो वहां पे फ्यूल ले जा नहीं सकते ऊपर, क्योंकि फ्यूल की एक लिमिट होती है कि जनरेटर में फ्यूल डाल दिया तो अब उसको 3 दिन बाद 4 दिन बाद में वापस डालना पड़ेगा। तो इनको एक ऐसा कोई चीज लेके जानी थी कि वो लाइफ टाइम चलती रही और वहां से ये लोग निगरानी कर सके। तो इन लोगों ने 50 kg का एक परमाणु उस टाइम का एक छोटा सा जैसे हिरोशिमा नागासाकी में छोड़ा गया उसका 1/3 हिस्से का लगभग ऐसे बताया जाता है कि उतनी
एनर्जी का ये एक जनरेटर लेके जाते हैं और वो जनरेटर बना हुआ था परमाणु एनर्जी से। वो प्लूटोनियम 238 से चलता था, वो लगभग परमाणु विखंडन से चलता था। उसकी उम्र 90 वर्ष बताई जा रही थी। और साथ ही इसके अलावा जो इस मिशन का नाम दिया गया था, वो जो इसके अंदर जो लेके जा रहे थे वो स्नेप 90C था उसका नाम। और इसी के साथ में अब कई लोगों के ये आ रहा है कि साथियों ये पहले भी यूज में लिए थे। तो आपको बता दूं कि जो यूएसए है वो जैसे नासा के ऑपरेशन होते थे उसके अंदर भी इस जनरेटर को काम में लिया हुआ है। उसके अलावा जैसे सोवियत रूस जो भी परीक्षण करता था मिसाइलों के इनके, उसके लिए भी इस वाले जनरेटर को काम में लेते थे। और ये रेडियो एक्टिव एनर्जी से चलता था ये वाला जो इनका जो ये जनरेटर था वो, और उसकी लाइफ 90 साल थी। अब साथियों यहाँ से एक स्वाभाविक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि यार अमेरिका और पाकिस्तान तो एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जब जब भारत से पाकिस्तान का युद्ध हुआ है अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के फेवर में गया है। तो अमेरिका को परमिशन किसने दी? और सीआईए को आप लोगों ने वहां पे हिमालय में परमिशन दे दी। तो आपको बता दूं 1962 के युद्ध के अंदर भारत हार चुका था, और भारत हार रहा था। और उसके बाद में अगर हारने के बाद में अगर चाइना परमाणु परीक्षण करता तो ये तो और भी बड़े खतरे की बात थी। और तब ये बात अमेरिका की जो एजेंसी है सीआईए वो भारत सरकार को बताती कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, आप परमिशन अलाउ करोगे क्या? तो भारत सरकार ने इसको अलाउ किया और एक समझदारी वाला कदम था। वो इसलिए किया क्योंकि अगर उस टाइम में अगर चाइना को काउंटर नहीं किया गया, रोका नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ा बन जाता और भारत के लिए तो और ज्यादा नुकसान हो जाता। भारत सरकार उसको अलाउ करती है। साथियों ये डिटेल्स हम लोगों ने आपको बताई। उसके अलावा एक जो इस मिशन को करते हैं या जो योजना बनाते हैं उसके अंदर भारत के जो अधिकारी होते हैं उसके अंदर एक MS कोहली रहता है। वो मतलब बचपन से पर्वतरोही रहता है, वो पर्वतों पर चढ़ता रहता है। और उसने अभी लेटेस्ट के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था उसकी टीम ने और उन लोगों ने मिलकर। उसके बाद में साथियों नंदा देवी सिलेक्ट होता है, और नंदा देवी में भी ये देखा जाता है कि किधर वाली लोकेशन से हम लोग नंदा देवी के अंदर ऊपर की तरफ चल सके, क्योंकि ये ऑपरेशन था वो सीक्रेट रखा जाना था। और जब ऑपरेशन सीक्रेट रखा जाना था तो इसके अंदर जो व्यक्ति सेलेक्ट किया गया था वो भारतीय जो सेना के जो अफसर हैं या फिर जो जवान हैं उनको सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि वो लोग इस बात को गुप्त रख लेंगे। ये एकदम सीक्रेट ऑपरेशन था। उसके अलावा जो यूएसए की सीआईए थी उसके अधिकारी थे, और ये आपस में मिलकर इसको अंजाम देते हैं। साथियों ये जो जितना अनुमान लगाए थे इन लोगों ने कि भाई अपन 10 दिन के अंदर या 15 दिन में यहाँ तक पहुंचना है या 20 दिन में पहुंचना है, उससे कई गुना ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये दिन भर के अंदर थोड़ी बहुत दूरी तय करते थे। क्योंकि इतना लगभग 50 kg का बाहर ले जाके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। और उसके साथ में इनके बीच में साइंटिस्ट लोग भी साथ में थे, वही तो इसको स्थापित करके आते हैं। वो भी एक्चुअल के अंदर फिजिकली रूप से कमजोर थे। तो ये लोग कुछ दूरी चलते थे, फिर कुछ दूरी चलते थे, कुछ दूरी चलते थे। और हुआ ये कि जो इन्होंने टारगेट डिसाइड किया था वो पूरा नहीं हुआ, ये आधे रास्ते ही पहुंच पाए। और उसके बाद में जो मौसम आया फिर वो तूफान वाला मौसम आया, सर्दियों का मौसम आया, तो ये आगे मिशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इसी के बाद में साथियों ये जनरेटर लेके जा रहे थे, इससे हीट भी निकल रही थी, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी का था तो इससे हीट निकल रही थी। और ये जब हीट निकल रही थी तो यहाँ पे कुछ जो इनके जो साथ में गए थे मिशन के अंदर वो बीमार पड़ रहे थे। कुछ लोगों को जैसे गले के अंदर जुकाम हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बीमारियां हो रही थी। साथियों एक समय आता है 16 अक्टूबर को, जब तूफान आता है इस मिशन के बीच के अंदर। जब तूफान आता है इतना भयंकर तूफान रहता है, इनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि ये मतलब मरने वाली स्थिति के अंदर आ जाते हैं। तब MS कोहली इनको आदेश देता है कि आप वापस आ जाओ, जहां से हो वहीं से वापस आ जाओ। जब वापस आने की बात आई तो इसके अंदर जो ये कार्टिज लेमे है और ये जिम में कार्ती है, ये लोग चिल्ला के कहते हैं कि आपको पता भी आप कौन से मिशन पे आए हो, कौन से मिशन को बीच में छोड़ के चल रहे हो। पर स्थितियां ऐसी हो जाती है कि इनको आगे नहीं जा सकते और इनको वापस लौटना पड़ता है। जब वापस लौट रहे थे तो उस मशीन को ये लोग नीचे नहीं लेके आते हैं, उसको वहीं पर स्थापित करके आते हैं। अब साथियों आप एक चीज सोचो कि अगर आप बर्फ के पहाड़ों के अंदर हो और वहां पे एक ऐसी मशीन या ऐसे जनरेटर को छोड़ के आ रहा हो जिसके चारों तरफ हीट निकल रही है और उसके चारों तरफ बर्फ पिघल रही है, फिर भी ये लोग ऐसे सोचते हैं। इन लोगों ने उतना दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने ऐसे सोचा कि एक ये जो थोड़ी ठोस इनको एक चट्टान मिलती है बर्फ की और उस पर रख देते हैं कि अगली बार आएंगे तो हम लोग यहाँ से इसको लेके नेक्स्ट अगले साल आएंगे तो इसको ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया था। अब साथियों कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो जनरेटर था उससे हीट निकल रही थी, जो आसपास की जो बर्फ थी वो पिघलती जा रही थी, और बर्फ पिघलती जा रही थी, धीरे धीरे नीचे दसता जा रहा था। और उसकी जो लाइफ टाइम थी उस हीट निकलने की वो लगभग 90 साल बताई जा रही, क्योंकि वो परमाणु जो एनर्जी है वो हमेशा विखंडन होती रहती है, और जो उसके अंदर प्लूटोनियम 238 था वो विखंडन होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उसकी 90 साल उम्र थी और वो धीरे धीरे नीचे दसता जा रहा था, क्योंकि बर्फ पिघल रही थी, वो अंदर जाता जा रहा था। और साथियों ये लोग जब दोबारा वापस अगले साल जाते हैं तो इनको वहां पे वो नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। ये लोग वहां पे बहुत सारे उपकरण भी लगा के उसको चेक करते हैं, सेंसर भी लगा के चेक करते हैं, पर उनको वो वहां पे मिलता नहीं है। उस लोकेशन में बहुत ढूंढने का प्रयास भी हुआ और वो इतनी गहराई में जा चुका है कि
अब उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है और ये मिसाइल अनसक्सेसफुल असफल रहता है, ये मतलब पूरा सफल नहीं होता, ये बीच के अंदर छोड़ ही आ जाते हैं साथियों। उस टाइम में ये 1977 में रिपोर्ट बाहर निकल के आई थी, जो यूएसए का एक पत्रकार उसने बाहर लेके आया, तो दोनों देशों के अंदर भूचाल आता है और भारत की पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होती है एक घंटे के लिए, और डिबेट होती है तो उसके अंदर भारतीय पार्लियामेंट में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा आश्वस्त किया जाता है भारत को कि देखो जो भी मिशन था उस पर हम लोगों ने कमेटी गठित कर दी है और ऐसा कुछ नहीं होगा कि भविष्य में इससे भारत को नुकसान हो या फिर हिमालयन रेंज है उसको नुकसान हो। इसी के साथ में साथ ये आंकड़े हैं, जैसे हम लोगों ने बताया कि जैसे 1965 के अंदर चाइना दूसरा परमाणु परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए भारत ने अलाउ किया था। इसके अलावा साथियों ये जिसका भार जो वेट था वो 50 केजी के आसपास था, और इसी के अंदर आगे बढ़े तो जैसे इसके अंदर जो एनर्जी आ रही थी वो कहां से आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर प्लूटोनियम 238 काम में लिया गया था और उसमें जो रेडियोधर्मी ईंधन जो ऊष्मा निकालते हैं उससे ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। इसी के अंदर जो ये मैकार्ते है जो भड़क गया था, ये कहता भी है कि भाई आपको वो जनरेटर नीचे उतारना चाहिए था, आपको पता नहीं कि ये कितना घातक है अपने आप के अंदर, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। साथियों इसी में ये अगले साल वापस आते हैं, इनको वो मिलता नहीं है वहां पे। और इसके अलावा जब ये जो मिशन के अंदर जो लोग रहते हैं वो बाद में अफसोस भी करते हैं। अफसोस में ये जो सीआईए का एक अधिकारी वो कहता भी है कि ये सबसे बड़ी भूल हुई थी, और वो आगे ये भी कहता है कि इसके अंदर जो इसको हम लोग ढूंढने के लिए वहां पे जितने भी प्रयास किए गए थे वो सारे प्रयास किए थे। और साथियों इसी से आपको मैं बताऊं कि ये 1978 के ऑथेंटिक रूप से आज तक इसको अमेरिका और भारत सरकार कभी इसको क्लेम नहीं किया कि हम लोगों ने ऐसा कोई ऑपरेशन किया। ये तो एक रिपोर्ट 1977 में बाहर आती है तब मालूम चलता है। साथियों ये जो एक युवा पत्रकार है इनका हार्वर्ड कोहन, इन ये पत्रकार है, इसकी एक जो ये पत्रिका है आउटसाइड 1977 इसके अंदर ये प्रकाशित करता है, तब ये चीजें बाहर आती, नहीं तो मालूम ही नहीं। 1964 का मिशन 1977 में बाहर आता है इसी एक पत्रकार की वजह से, नहीं तो बाहर मालूम ही नहीं चला था। और फिर इस पे प्रदर्शन भी होते हैं, बहुत सारे लोग भारत के अंदर भी कहते हैं कि आपने गंगा को प्रदूषित करने के लिए ऐसा किया गया था क्या। और जो MS कोहली है वो अभी कुछ दिनों पहले अपनी किताब में ये भी कहता है कि मुझे अगर ये चीजें मालूम होती कि अगर CIA हमें पहले ये इन्फॉर्म कर देता कि ये मिशन ऐसा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट तरीके से या फिर इसको बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम लोग इसको प्लान करते और इसको सफल करते, पर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया। हमें तो सिर्फ इतना बताया गया कि ये जनरेटर इसको ऊपर लेके चलना है। और साथियों इसी के साथ में अभी ये सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि पार्लियामेंट का जो सांसद है ये डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये अभी क्या कि जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष से दूर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो जैसे अभी मोदी जी गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये लोग ये कह रहे थे, कांग्रेस या विपक्ष के लोग, कि यार आप लोगों ने आप ट्रंप के सामने झुक गए या ट्रंप से हार मान ली। तो ये लोग फिर काउंटर के अंदर ये बातें बोलती हैं कि हम लोग तो, आप प्रेशर की बात कर रहे हो, आपने तो पूरा देश ही गिरवी रख दिया था, आपने हिमालय के अंदर ऐसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया था और आपने देश को बताया नहीं, आपने इसको छुपा के रखा। और ये तो ये 1977 के अंदर भलाओ उस पत्रकार का उस पत्रिका के अंदर छाप दिया, तो चीजें बाहर आई नहीं तो मालूम ही नहीं चलती, अब तक नहीं मालूम चलती। और ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपने वो ट्वीट के अंदर देश को या सबको सामने वो रखते हैं, और ये पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर ये मुद्दा सबके सामने आता है। अब साथियों बात ये है कि अगर ये वाकई के अंदर ये जो प्लूटोनियम 238 50 केजी का जो भार वेट का वो वहां पे रखा हुआ था और वो खो गया, धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है, अगर ये 1964 से लेकर के 90 साल जब पूरी हो जाएंगी तो फिर इससे कोई अपने को खतरा नहीं रहेगा। पर उससे पहले अगर ये विस्फोट होता है या कभी ये लीक होता है तो ये हानिकारक है, जैसे गंगा का पानी है उसके लिए भी हानिकारक है, और उसके अलावा साथियों ये विस्फोट होता है एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकते हैं। साथियों आपको ये एफर्ट वाकई में अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके जाया करो, अपने साथ के जो मित्र लोग हैं उनको शेयर किया करो, और आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाया करो। और इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने हमें सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।